बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेलिस ऑफ सेल। ऑर्गेनेलिस क्या है? सेल के ऐसो कंपोनेंट जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल के अंदर डिस्कवर किया था। एनिमल सेल के अंदर इट इज प्रेजेंट इन दिस सेंटर। एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, मगर प्लांट सेल में इट लाइज ऑन वन साइड ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है एक साइड पर होता है। अब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल परफोरेटेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो डबल परफोरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर पोर्स मौजूद हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके गिर्द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड लिक्विड मौजूद होता है। सेमी फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियोलस और जो है chromosomes. न्यूक्लियोलस इज डार्क राउंडेड बॉडी मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियस के दरमियान में डार्क कलर की बॉडी मौजूद होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनी होती है। और द क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं उनमें ये जो क्रोमोसोम्स है ये थ्रेड लाइक फिलामेंट की शक्ल में मौजूद होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और जब ये सेल डिवीजन के वक्त जो यही क्रोमेटिन जो है ये शॉर्टर और थिकर होकर क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड डीएनए एंड स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। ये जो क्रोमोसोम्स है ये डीएनए और एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, इससे मिलकर बने होते हैं। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का क्या काम है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है सेल की, इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया, सेल डिवीजन होगी। दूसरा इसका काम है इट स्टोर हेरेडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। के न्यूक्लियस के अंदर हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए की शक्ल में मौजूद होता है। ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जी तो बच्चों, दूसरी ऑर्गेनेलिस हमारे पास आ जाती हैं सेल की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक नेटवर्क होता है इंटरकोनेक्टेड टिनी ट्यूब्यूल्स का। यानी कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपस में इंटरकोनेक्टेड होते हैं। और कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के दरमियान की जो जगह है वहां पे ये टिनी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क मौजूद होता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इनके जो ये इंटरकोनेक्टेड फिलामेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। दोबारा से देखते हैं, इट इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकोनेक्टेड टिनी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? इट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब शेप के हिसाब से या स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, यहाँ पे देखिए जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। अब इनका काम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं ये उन सेल्स में मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का काम प्रोटीन बनाना होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं ये क्या करते हैं? इट सिंथेसाइज फास्फोलिपिड्स। ये फास्फोलिपिड्स बताते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और दे आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और ये लार्ज पार्टिकल्स को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करते हैं। ठीक है,
तीसरी ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडीज को जो है नाम दिया गया इस 1898 में साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, जिसने इसको सेल के अंदर डिस्कवर किया था। उसने अपने ही नाम पर इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडीज रख दिया गया। ये गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडीज एनिमल और प्लांट दोनों सेल में पाई जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये भी कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक लाइक सिस्टर्नी। ये क्या होते हैं? ये भी सेट है किसका? फ्लैट डिस्क लाइक ट्यूब्यूल्स का, इनको भी हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर एक खास पैटर्न से वो होती है, क्या कहते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। दे आर प्रेजेंट वन अबव टू अदर इन द स्पेसिफिक मैनर, जो एक दूसरे के ऊपर एक खास स्पेसिफिक मैनर्स के साथ अरेंज होती है। इनका काम क्या है? दे रिसीव लिपिड एंड प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गोल्जी बॉडीज जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और जो है लिपिड्स इसको रिसीव करती है और इसको छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स में पैक कर देती है, जिन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। ये गोल्जी वेसिकल्स फिर इन मटेरियल को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जाते हैं और बाज़ औक़ात ये सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच के अपने जो मटेरियल है इनके अंदर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। देखिए, दे रिसीव लिपिड्स एंड प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्ड इनटू स्मॉल वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स, which move material to other part of the cell, or some discharge their material outside the cell. ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था 1894 में एल्टमन ने। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये भी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग की शक्ल में मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस होती है उसमें फ्लूइड फिल होता है, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या मौजूद होता है? मैट्रिक्स में रिंग शेप डीएनए मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और फ्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के। फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली आ जाती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो है वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हैं। इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पैलेट ने इन 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। ये जो है न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं। और ये मौजूद कहाँ भी होते हैं? न्यूक्लियस में बनने के बाद ये पूरे साइटोप्लाज्म में या तो फ्रीली मौजूद होंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो राइबोसोम्स है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट। ये दोनों यूनिट आपस में मिलकर इस तरह राइबोसोम बनाती है। अब राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए राइबोसोम्स भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली मौजूद है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनके गिड मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब ऐसा है बच्चों कि ऑर्गेनेलिस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इस अपने ऑर्गेनेलिक्स के टॉपिक्स को 2 पार्ट में कवर अप करते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतनी ऑर्गेनेलिस काफ़ी है। बाकी ऑर्गेनेलिस मैं इंशाल्लाह आपको दूसरे पार्ट में समझाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपको ऑर्गेनेलिस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।